मित्रों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में एक बड़ी शुरुआत की है और उन्होंने भारत की जनता की ही नहीं पर पूरी दुनिया का आह्वान किया है कि कम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत में आओ, भारत में बनाओ और सारी दुनिया के लिए बनाओ। और इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। अभी इसी अक्टूबर के महीने में गुजरात के बड़ोदरा में टाटा और एयरबस ने मिलकर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है और यहां पर बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और एक समय था जब भारत से लगभग 9 के बराबर डिफेंस एक्सपोर्ट्स होते थे। आज हर साल अभी तक 14,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट हो रहा है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अब तक जो बातचीत हुई है कुछ देशों के साथ, मैं कह सकता हूं कि इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2023 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट 19,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। टारगेट है हमारा कि 2024-25 आते आते हमारा एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ से अधिक का हो जाए, जो कि 2014 के पहले केवल 900 करोड़ का हमारा यह एक्सपोर्ट था। इंडिजिनाइजेशन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम किया है। हम लोग 3 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है कि हमको किन किन आइटम्स का इंडिजिनाइजेशन करना है। और आपको जानकर खुशी होगी हमारी PSUs और दूसरे आइटम 3,738 ऐसे आइटम्स की हम लोगों ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसमें कि पार्ट्स भी शामिल हैं, कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। LRU लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट इसे कहते हैं, यानी जिस टेलीफोन से उठाकर आप बात करते हैं रिसीवर, वह भी एक LRU के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको LRU कहते हैं। और अब तक 242 LRU का भी हम लोगों ने इंडिजिनाइजेशन कर दिया है। 410 इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे हमारे डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स हैं जिनके भी इंडिजिनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने फैसला किया है। कुछ 23, कुछ 24, कुछ 25। इसके बाद किसी भी सूरत में हम दुनिया के दूसरे देशों से यह आइटम्स नहीं खरीदेंगे। टैंक भी तैयार होगा तो भारत में तैयार होगा, कोई गन तैयार होगी तो भारत में तैयार होगी, मिसाइल तैयार होगी तो भारत में तैयार होगी। यह संकल्प है हमारी गवर्नमेंट का। मित्रों, यदि मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो आज भारत से होने वाला एक्सपोर्ट $418 बिलियन से भी अधिक है और इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर और मोबाइल एक्सपोर्ट्स का है। आज भारत मोबाइल बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोरियाई कंपनी सैमसंग ने कोरिया में नहीं बल्कि भारत में ही आपके पास में ही नोएडा में यह लगाई है अपनी कंपनी। आज तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल भी है, भारत में आईफोन बना रही है। जल्द ही एप्पल आईपैड का भी निर्माण भारत में शुरू करने वाली है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में होप है, पॉलिसी की स्टेबिलिटी है और लीडरशिप की क्वालिटी है और हमारी लीडरशिप डिसाइसिव है। इसलिए यह सब सारी चीजें भारत में हो रही हैं। और साथियों, बाहर से हम कितना मजबूत हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अंदर से कितना मजबूत हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे आत्मनिर्भरता का आह्वान इसी हमारी आंतरिक मजबूती के विजन पर ही पूरी तरह से आधारित है। भारत की जीवन शक्ति मित्रों इतनी मजबूत है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी नई राहें खोज लेती है। मैं आपको कोविड पेंडेमिक की याद दिलाना चाहता हूं। कोविड पेंडेमिक का जब दौर था तो हमारे वहां PSA माने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, इनका नंबर केवल 240 था। लेकिन इसी कोरोना के दौरान ही हम लोगों ने इतने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स लगाए कि उनका नंबर आज 3,756 हो गया। और जिस तरीके से पेंडेमिक को हमारी गवर्नमेंट ने हैंडल किया है, चेक किया है, उसकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया के कुछ देश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत की सराहना की है। हमारे पास PPE किट्स नहीं थे, टेस्टिंग लैब्स नहीं थी। हमने न केवल समस्याओं से निजात पाई बल्कि इनका अधिक उत्पादन करके दूसरे देशों को भी हमने इनकी आपूर्ति की। आप लोगों को मालूम होगा
वैक्सीन भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी, वैक्सीन हम लोगों ने भारत में बनाई और भारत में बनाने के बाद 100 से अधिक देशों को हम लोगों ने इसमें मदद भी करने का काम किया था। आज की तारीख तक 2 अरब 19 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक भारत में दी गई है। मैं समझता हूं कि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि है और दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा शायद ही कोई नागरिक बचा हो जिसका कि 3 बार वैक्सीनेशन न हुआ हो। मित्रों, लंबे समय तक इस देश में यह धारणा रही है कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस के नाम और काम पर कोई सरकार या पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। हमने विकास और सुशासन, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को ही अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है और यही कारण है कि जहां भी हमारी सरकारों को मौका मिलता है हम दोबारा जीत कर आते हैं। यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां सरकारें बदलने का रिवाज रहा है, वहां भी हमने अपनी विकास और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता और प्रायः मोदी जी के नेतृत्व की जनता में विश्वसनीयता के बल पर दोबारा हमने सरकारें बनाई हैं। 1-2 ऐसे अपवाद हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे प्रदेशों में हमने दोबारा सरकारें बनाई और कई राज्यों में तो हैट्रिक भी हमने लगाई है। मगर जो करिश्मा हमने गुजरात में करके दिखाया है वो भारत के चुनावी इतिहास में कोई और राजनीतिक दल नहीं कर पाया है। 7वीं बार हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। 27 वर्षों से गुजरात में भाजपा सत्ता में है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भाजपा को विकास और सुशासन के मॉडल को घर घर पहुंचाया था और उसका परिणाम यह हुआ है कि फिर से गुजरात में 5 साल के लिए और भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई है। आज मैं इस एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में इस बात को पुरजोर तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में एंटी डेवलपमेंट और नेगेटिव पॉलिटिक्स के दिन अब लद चुके हैं, वह समाप्त हो चुके हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा कि कैसे हमारी पार्टी ने 27 साल शासन करने के बावजूद जो विपक्ष है उसके पास कोई कंस्ट्रक्टिव इशू या एजेंडा ही नहीं था और चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं था। अब ऐसे लोगों को, जनता को जो भी करना चाहिए जनता ने किया, लेकिन हमारी विकास और गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के प्रति यह प्रतिबद्धता आगे भी कायम रहेगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि राजनीति और अर्थव्यवस्था के बाद जिस क्षेत्र में व्यापक बदलाव सहज रूप से देखने को मिल रहा है वो हमारी संस्कृति और हमारी महान भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई शुरुआत हुई है। चाहे वह अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्रश्न हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो अथवा महाकाल का प्रश्न हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, सभी का एक ही उद्देश्य रहा है और वो उद्देश्य है हमारे महान सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, हमारी महान धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों को उनके भव्य और दिव्य स्वरूप को प्रस्तुत करना।